Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we learn about salt विरंजक चूर्ण। आज हम विरंजक चूर्ण के बारे में बात करेंगे। विरंजक चूर्ण है क्या, कैसे बनता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड यानी कि जब नमक और पानी का जो घोल होता है उसको हम जलीय सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं कि विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। हमने पीछे रिएक्शन की थी, पीछे क्लोर अक्षार अभिक्रिया की थी, जिसमें हमने क्या किया था कि जलीय सोडियम क्लोराइड के घोल से विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस मिले। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्लोर अक्षार अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन और अक्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बन रहा है। तो जो क्लोर अक्षार अभिक्रिया में जो क्लोरीन गैस बनी थी, क्लोरीन गैस का जो निर्माण हुआ था, इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है CaOH ट्वाइस, जो कि बुझा हुआ चूना कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कह देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है वो है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है। ये अभिक्रिया दी हुई है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने की जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण तथा जल का निर्माण करता है। विरंजक चूर्ण का कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है। यानी कि विरंजन मतलब उनसे अशुद्धियाँ कह लीजिएगा या उसका जो कलरिंग है, कलरिंग मटेरियल को डीकलराइज करने के लिए, रंगों को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपचायक मतलब ऑक्सीकारक के रूप में भी उपयोग किया जाता है इसका। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए जो वाटर सप्लाई वाले हैं वो विरंजक चूर्ण को डाल देते हैं पानी में पीने के लिए, या फिर क्लोरीन, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन होता है। और या फिर जो स्विमिंग पूल हैं, शहरों के अंदर बने हुए स्विमिंग पूल के अंदर भी इसको डाल दिया जाता है, जो कि पानी को जीवाणुओं से मुक्त कर देता है। आगे हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, जिसका दूसरा नाम मीठा सोडा है, जो हम घरों में अक्सर यूज करते हैं, मीठा सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो कुरकुरे टाइप कह लीजिएगा, फूले हुए फ्लूपी जिसको हम कह सकते हैं। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है, जैसे चने या राजमा जैसे कुछ सब्जियों को बनाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें हम मीठा सोडा डाल देते हैं जिससे वो जल्दी गल जाते हैं, जल्दी पकने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मीठे सोडे का, बेकिंग सोडा का जो नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है, यानी कि मुख्य रूप से हम इसमें सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ये कैसे बनता है इसके लिए एक अभिक्रिया दी है। जब नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, जल यानी कि H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और अमोनिया, अमोनिया का सूत्र है NH3, ये जो दिया हुआ है, यानी कि नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जब ये चारों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये हमारा बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा जिसको हम कह देते हैं। क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? क्योंकि ये एक अक्षारक है। ये स्वाद में वैसे कड़वा होता है, नाम इसका मीठा सोडा है, और अक्षारक अम्ल को उदासीन बनाने का काम करते हैं। ये एक दुर्बल अक्षारक अक्षारीय लवण है, यानी कि एक अक्षारक यह लवण है जो अक्षारक की तरह, यानी कि खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जब हम खाना पकाते हैं यानी कि जैसे हम पकौड़ों के अंदर डालते हैं या केक के अंदर इसको डाल दिया जाता है मीठा सोडा को, जो भी हमें फुलानी है चीज़ें उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, चाहे गुलाब जामुन है, चाहे आपके पकौड़े हैं, गुलगुले है, जो भी है। तो जब हम सोडा यानी कि बेकिंग सोडा हमारा जब कढ़ाई के अंदर गर्म होता है NaHCO3 या किसी भी बर्तन के अंदर जब ये गर्म होता है तो
ऊष्मा के कारण से ये टूट जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पानी तो जो है वो गर्म होने के कारण से, ऊष्मा के कारण से भाप में बदल जाता है, जल जाता है कह सकते हैं जिसको। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही होती है तो उसके कारण से आपने देखा होगा कि पकोड़े के अंदर, गुलगुले के अंदर या ब्रेड के अंदर, केक के अंदर जो सुराख से बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, बारीक 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 बारीक, वो छिद्र इस कारण से बन जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही होती है और उसको बाहर जाने का रास्ता ना मिलने के कारण से वो अंदर ही अंदर उसको फुला देती है। जो आपका पकोड़ा है या आपका गुलगुला है या आपका केक है, उसको फुला देती है, फलूपी कर देती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में देखिएगा, बेकिंग सोडा एक अलग चीज़ है और बेकिंग पाउडर एक अलग चीज़ है। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पहले जो है ना, ज़्यादातर बेकिंग सोडा का उपयोग होता था, लेकिन बेकिंग सोडा में एक फॉल्ट था कि सोडियम कार्बोनेट के कारण से, सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण से या थोड़ा सा ज़्यादा डल जाने के कारण से इसका स्वाद कड़वा या तीखा दिखाई देने महसूस होने लगता था। तो बेकिंग सोडा की जगह पर आज के टाइम में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? जब हम बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक अम्ल, जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, यानी कि टार्टरिक अम्ल को मिला दे जब बेकिंग सोडा के अंदर, तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो या किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया दिखा रखी है, जब ये बेकिंग पाउडर को जल के साथ मिलाते हैं, जल से अभिक्रिया करता है तो बेकिंग सोडा प्लस, हमें पता है टार्टरिक अम्ल, अम्ल हमें H+ आयन प्रदान करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस अम्ल का सोडियम लवण बना देते हैं। इस विक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरटी या केक में खमीर उठाया, यानी कि फूल उभर जा सकता है, या खमीर उठने के बाद वो फूला फूला हो जाता है तथा इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है, यानी कि एक एंटासिड के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं हम। इसका एंटासिड मतलब कि अम्ल के विरुद्ध कह लीजिएगा काम करने वाला। अम्ल को हम एसिड बोलते हैं, तो एसिड के विरुद्ध जो काम करेगा, अक्षारक जो होगा, उसको एंटासिड बोल देते हैं। अक्षारिया होने के कारण ये पेट में अम्ल के अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। जब किसी को बहुत ज़्यादा तेजाब, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए, तब हम इसका उपयोग करके एसिडिटी को कम कर सकते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, यानी कि जो अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाले जो यंत्र है, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है धोने का सोडा, जिसको हम धावन सोडा भी बोल देते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। Na मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, डॉट डेका हाइड्रेट, टेक्निकलियम डेका वर्ड का यूज़ करेंगे। एक अन्य रसायन जिसे कि सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, ये भी सोडियम क्लोराइड से यानी कि नमक से प्राप्त किया जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। हमने अभी अभी ऊपर एक अभिक्रिया देखी है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को, यहाँ पर अभिक्रिया ये दिखा रखी है कि जब सोडियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है। यानी कि मीठा सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो वो Na2CO3 बनाता है, ये वाला। ठीक है, इसी Na2CO3 का यानी कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके हम धावन सोडा बना सकते हैं। Na2CO3 की जब हम 10H2O के साथ, यानी कि 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, 10 अणु पानी के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये Na2CO3.10H2 सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट का निर्माण कर देता है। यदि है बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कराने पर। 10H2O क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन पूछा है ना, यह Na2CO3 को आर्द्र बनाता है, मतलब ये बताता है कि इसके अंदर आर्द्रता है, नमी है। हम इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी रसायन है। बहुत से उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, यानी कि कपड़े धोने का जो सोडा होता है। इसका उपयोग बोरैक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, यानी हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिस जल के अंदर कपड़े अच्छी तरह से नहीं निखरते, तो पहले क्या किया जाता है, जब पानी के अंदर कपड़े नहीं निखरते थे, कपड़े अच्छी तरह से साफ़ नहीं होते थे, तो उस पानी के अंदर, उस जल के अंदर हम क्या करते थे कि ये धावन सोडा यानी कि कपड़े धोने का सोडा डाल करके पानी को गर्म कर दिया जाता था, जिसके कारण से पानी की जो स्थायी कठोरता थी वो दूर हो जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक
क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, यानी कि वो सूखे हुए होते हैं? जैसे इसमें 10H2O है, डॉट 10H2O, इसका मतलब है इसके अंदर पानी है, जल है, लेकिन ये देखने में सूखा दिखाई देता है, शुष्क दिखाई देता है। क्या इसके अंदर ये वास्तव में शुष्क होते हैं? शुष्क दिखने वाले यानी कि सूखे दिखने वाले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है, यानी कि क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल होता है कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट का सूत्र है CuSO4 Cu डॉट 5H2O। ये सूत्र है कॉपर सल्फेट का, जिसमें 5 अणु जल के होते हैं। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये जल हट जाता है। जब हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 5 के लिए पेंटा वर्ड यूज करेंगे, पेंटाहाइड्रेट इसको गर्म करते हैं तो ये 5 मोलिक्यूल 5 अणु जो पानी के मुक्त कर देता है और CuSO4 रह जाता है एवं लवण का श्वेत रंग हो जाता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का रंग नीला होता है। जब इसको गर्म कर दिया जाता है ये अपने में से 5 अणु जल के मुक्त कर देता है और इसका रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग नीला रंग वापस आ जाता है। और दोबारा अगर कॉपर सल्फेट को आप यानी कि CuSO4 को गर्म करने पर जो प्राप्त हुआ है उसमें यदि आप दोबारा जल मिला देते हैं तो ये दोबारा फिर CuSO4 डॉट 5H2O बना लेता है और इसका दोबारा से नीला रंग हमें प्राप्त हो जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई के में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, यानी कि किसी लवण में, कोई भी लवण है के सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जितने जल के अणुओं की संख्या है उसको क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे इसमें 5 अणु हैं तो 5 अणु इसके क्रिस्टलन जल के हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में 10 अणु हैं, यहाँ पर दिखा रखा है Na2CO3 डॉट NH2O, तो इसमें क्रिस्टलन जल की 10 है संख्या। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र, कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है जलीय का CuSO4 डॉट 5H2O है, यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या आप बता सकते हैं Na2CO3 डॉट NH2O का अणु आदर है या नहीं है? और जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल है तब तो ये आदर है ही है। जिप्सम एक अन्य लवण है, आपको पता होगा, जिप्सम के बारे में सुना होगा, जो अक्सर खेतों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है, यानी कि उसमें भी क्रिस्टलन जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं जिप्सम के अंदर। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट 2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। 2 के लिए डाई बोल लेंगे यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट, 2 के लिए बोलेंगे डाई तो डाईहाइड्रेट, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ये सूत्र बना इसका। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से? POP के नाम से। जिप्सम को जब 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि अर्धहाइड्रेट बनाता है। ये क्या करता है कि जिप्सम का जो सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, 2 अणु होते हैं जल के इसके अंदर। जब इसको 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तो ये अपने में से 1.5 यानी कि 1.5 अणु पानी का अपने में से निकाल देता है, मुक्त कर देता है, और केवल इसके पास आधा अणु रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, यानी कि POP भी कह देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका अर्थ है इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है। प्लास्टर इसलिए किया जाता है ताकि वो हड्डी अपनी जगह पर हिले ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है, ये सफ़ेद रंग का होता है, जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जल के 1.5 अणु को मिला देते हैं तो दोबारा जिप्सम बना देता है, और जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं 373 केल्विन तापमान पर तो वो POP बना देता है। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र जल के 1 अणु के साथ साझेदारी करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, इसका जो उपयोग किया जाता है खिलौने बनाने के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए, सजावट का सामान, सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है।
छतों के ऊपर पीओपी करवाने के लिए। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी कि हेमी हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पेरिस से मिला था, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका इसलिए नाम रख दिया गया है। आज के लिए इतने ही काफ़ी। ये आपका जो चैप्टर कंप्लीट होता है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।